आपसे कि जब आप तैयारी के दौर में थे तो सब्जेक्टों का मैनेजमेंट किस तरह से करते थे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे और किस सब्जेक्ट में किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते थे। चारों सब्जेक्टों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं मैथ से उठाना चाहूंगा चीजों को। नमस्कार, कॉफी बिट टॉपर्स में मैं सुमित पाठक आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने दो गवर्नमेंट जॉबों में अपना परचम लहराया है और अभी ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में कार्यरत हैं। ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, लोग इसको स्टेट गवर्नमेंट में जानते हैं। और मुलाकात कराते हैं आपकी मिस्टर आर्या जी से। आर्या जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मैंने फर्स्ट बार यहाँ पर काफ़ी 5 सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल अकादमी के सभी सदस्यों को और टीचरों को और स्पेशली शिव सर को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा तहे दिल से। बहुत आभार आपका। और मैं अपने जीवन के कुछ किस्से भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने स्कूलिंग अपने कस्बे भगवान नगर से उन्नाव ज़िले में जो पड़ता है वहाँ से हाई स्कूल इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन बीएससी किया। फिर मैं एसएससी की तैयारी के लिए मैं कानपुर आया था। यहाँ तैयारी कर रहा था। सीजीएल का उस समय काफ़ी क्रेज था। तो सीजीएल मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मन में घूमता था। तो यही जुनून था कि यही बनना है। लेकिन तैयारी करता गया, 1-2 साल हुए। फिर क्या है 2017 का सीजीएल में जैसे आप लोग को पता ही होगा काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, पेपर लीक हुआ। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। तो मैंने सब चीज़ें क्विट करके मैं अपने वापस घर चला गया और फिर मैंने ट्राई किया स्कूल में पढ़ाने के लिए। बट वहाँ क्या सर, बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया मुझे। हल्के में ले गया। हाँ, कि क्या पढ़ाएंगे अभी ये इस एज के, क्या पढ़ाएंगे। ठीक है। तो 3-4 स्कूलों में मैं गया। फिर फाइनली एक स्कूल से मुझे बुलाया भी आया पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने रात में ही माइंड मेकअप कर लिया था कि भाई अब मुझे कुछ अपना ही करना है, अपना सेटअप बनाना। हाँ, तो मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी 2-3 बच्चों से। कंपटीशन वाली या एकेडमी? दोनों, एकेडमी और कंपटीशन में सिर्फ मैथ पढ़ाता था। अच्छा। तो फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की 2-3 बच्चों से। पहले इंडिया एकेडमी की शुरुआत की। धीरे धीरे करते करते 2-3 मंथ्स में मैंने 100 स्टूडेंट एक छोटे से कस्बे में आपने अचीव कर लिए। और कोचिंग में सुबह मॉर्निंग में चलती थी 6 से 7 जो इंटर वालों की थी, और 7 से 8 चलती थी हाई स्कूल की, और 8 से 9 चलती थी कंपटीशन वालों की। उसके बाद जो टाइम मुझे मिलता था मैं अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देता था। तो ये चीज़ चलता रहा। फिर मेरा एक रिजल्ट तो पेंडिंग था 2017 सीएचएसएल का। ठीक है। उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मुझे पोस्टिंग बहुत दूर मिल गई सर, साउथ में। तो वहाँ क्या, कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर सर क्या हुआ, जब मैं पहली बार गया तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर, फूड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। फूड प्रॉब्लम, मैंने बता दूं 15 दिन तक मैंने रोटी नहीं खा पाई थी, वही राइस ही खा रहा था। तो मुझे लगा मैं जॉब तो पा गया लेकिन मैं आ कहाँ गया, कौन सी दुनिया में आ गया। हाँ, तो फिर मैंने जब वहाँ सब चीज़ अरेंज करके अपना स्टाफ क्वार्टर लिया, फिर वहाँ से अरेंज करके किचन कुक करना शुरू किया, तब मैंने 15वें दिन रोटी खाई। मतलब वही राइस, 15 दिन बाद रोटी से वही राइस फ्राई राइस यही चलता रहा। तो जॉब पाने की खुशी भी थी, लेकिन इतना दूर फैमिली से हो जाने का एक दुख भी था। तो लगता था कि जॉब पाने के बाद मैं अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो मजा नहीं आ रहा था। ठीक है। फिर मैं फर्दर तैयारी करता रहा, जो भी टाइम बचता था आफ्टर जॉब, फिर कुकिंग, सब चीज़ें करने के बाद जो भी टाइम बचता मैं तैयारी करता रहा। फिर ये डीडीए का फॉर्म आया, जिसमें मैंने फॉर्म डाला। फिर क्या हुआ कि डीडीए में वैकेंसी कम रहती है। हाँ, वैकेंसी कम रहती है, और इसमें ये मांगा था 75% अबव जिसका होगा इंटर वही अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग में 100% एक्यूरेसी मांगी थी। एक्यूरेसी 100% मांगी थी। तो हमने प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर टाइपिंग दिया। फाइनली इसमें सिलेक्शन हो गया, फाइनल रिजल्ट मेरा नाम आ गया। तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैं अभी डीडीए में जॉब कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली बात है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली हर कोई स्विच करना। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई लाइफ में कि जॉब और उसके साथ सही लोकेशन पाना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत मैटर करता है। सिर्फ जॉब लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, और लोकेशन के साथ फैमिली के टच में रहना, सब कुछ ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जब आप तैयारी के दौर में थे तो सब्जेक्टों का मैनेजमेंट किस तरह से करते थे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे और किस सब्जेक्ट में किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते थे। चारों सब्जेक्टों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं मैथ से उठाना चाहूंगा चीजों को। मैथ के लिए सर मैंने तो जो प्रीवियस पेपर होते थे पहले वही था, राकेश यादव सर की मैथ की बुक थी वो मैंने, और यहाँ के जो सीट्स होते थे वो बहुत बेनिफिशियल थे।
क्योंकि उससे क्या हम इतना प्रैक्टिस करते थे, इतना मोर प्रैक्टिस के, तो हम एग्जाम में जब बैठते ना सर, तो 2-4 क्वेश्चन मुझे एज इट मिल जाते थे, आंसर याद होता था कि इसका ये आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे मेंस में। और एसएससी एक्चुअल में ये करती है, एसएससी कम से कम 50 से 60% क्वेश्चनों को रिपीट करती है। आपने भी महसूस किया होगा, इतने बार एग्जाम दिए, तो कैलकुलेशन का टाइम गैप बहुत कम हो जाता था। तो ये सीटों से मुझे यहाँ बहुत बेनिफिट हुआ, और मैं तो चाहता हूँ कानपुर के सिवाय दिल्ली में भी गुरुकुल एकेडमी होनी चाहिए। मेरी तो यही तमन्ना है। प्यार रहा तो जरूर होगी। अब इसके बाद अगर मैं जीएस पोर्शन की बात करता हूँ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये बड़ी भूमिका निभाती है, तो इनमें किस तरह से स्ट्रेटजी रखी है? जीएस का मैं सर आपको बताऊं तो मुझे जीएस पहले से ही पसंद नहीं थी, इसलिए मैं साइंस साइड बैकग्राउंड से लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मुझे जीएस फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने वही लूसेंट, प्रीवियस पेपर, और ये थोड़ा सा जो गुरुकुल में क्लास चलती थी वो उसका प्रॉपर नोट्स, और जो सर सीट सॉल्व करवाते थे उसमें जो बताते थे पॉइंट टू पॉइंट, उसको मैं पेंसिल से या पेन से लिख लेता था, और जब भी एग्जाम आता था मैं वही सीट रिवाइज कर लेता था। तो क्या है, मुझे प्रॉपर टॉपिक वाइज सीट मिलती थी यहाँ गुरुकुल से, तो उससे मुझे मतलब किताब नहीं उठानी पड़ती थी, किताब की जरूरत नहीं पड़ती, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाता था। एक्चुअल में आप नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर करते थे शीट के ऊपर ही या अपनी कॉपी में, इस तरह से कि आपको दोबारा से किसी चीज को अदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको और बता दूं कि गुरुकुल की सीट अभी भी मेरे पास है। अभी मुझे कोई एग्जाम देना होता है तो मैं उन्हीं को रिवाइज कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो रीजनिंग की बात करता हूँ मैं। रीजनिंग के लिए सर क्या होता था, एक बुक जो प्रीवियस पेपर है उसी को सॉल्व करते रहो। उससे क्या होता है कि आपका थॉट प्रोसेस उसमें क्लियर हो जाता है कि भाई ऐसे ऐसे लॉजिक लगते हैं, ऐसे ही नियर बाई आते रहते हैं, रिपीट करते थे। तो रीजनिंग के लिए मैं वही प्रीवियस ईयर एक बार अपना जो भी सिलेबस उसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ये सब देते हैं। मॉक टेस्ट। और इंग्लिश के लिए नीतू मैडम का मैं पढ़ता था, वॉल्यूम 1, और ये एरर ऑफ कॉमन मिरर की थी, जिसमें ये इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि आप सेल्फ अगर बुक पढ़ेंगे तो कोई डाउट होगा तो आप सेल्फ क्लियर कर लेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो एक्सप्लेन किया है। और यहाँ गुरुकुल की इंग्लिश जो सीट प्रोवाइड कराते थे, मतलब पेपर वाइज कराते थे, पेपर वाइज वो कराते थे सीट, तो उसको भी मैं सर अच्छे से सॉल्व करता था। तो उससे ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब वोकैब अच्छे से तैयार हो जाती थी। ठीक है, अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि जीवन में कभी कहीं ऐसा वक्त आया हो जिसपे आप बहुत ज्यादा टूट गए हो, या लोगों ने इस तरह की नेगेटिविटी आपके माइंड में सेट कर दी हो कि गिव अप कर देना चाहिए चीजों को? हाँ, ऐसा भी आया सर। ये लगता था कि जॉब नहीं मिल पाएगी, बट जब क्या होता है, पहली सीढ़ी जो होती है वो मुश्किल होती है। जब आप एक कदम बढ़ा देते हैं ना तो फिर रास्ता आसान हो जाता है। मैंने एक जॉब पाई, ऐसा लगता था मैं कोई जॉब पा ही नहीं सकता। एक जॉब पाई, उसको गिव किया, उसको मतलब रिजाइन करके दूसरी जॉब में आ गया डीडीए में। फिर उसके बाद मुझे यहाँ सेटिस्फाई हो गया कि भाई मेरा घर पास में है, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं घर भी जा सकता हूँ और जॉब को भी मैनेज कर सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें मुझे अच्छी लगी, और मैं अब यहाँ से इधर उधर नहीं भागना चाहता, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरे कई एग्जाम पहले से भी निकले थे। लोअर पीसीएस का प्री निकला था, जूनियर असिस्टेंट का प्री निकला था, सीजीएल प्री निकला था, प्री सीएचएसएल भी प्री निकला था। मैंने सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे वैकेंसी खराब नहीं करनी थी। ये सबसे अच्छी चीज होती है, अगर आप मन पसंदीदा पोस्ट पे हो और उससे छोटी कोई पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप उसका डीवी स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे जो चिराग हैं घर के उनको वो जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरा आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि पढ़ाई के अलावा और किन चीजों में शौक रहे आपके? सर मैं तो शायरी भी लिखता हूँ, और अपने मोबाइल में एक नोट्स ऐप है, उसमें कई चीजें शायर हैं आप? हाँ, जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ मेरे माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है, मैं उसको तुरंत, पहले क्या मैं पेन कॉपी था उसमें नोट डाउन कर लेता था, पेन कॉपी वो जमाना बदल गया है, डिजिटल हो गया, तो मोबाइल में ही नोट कर लेता हूँ। तो और अपनी सेल्फ मेड शायरी होती है, एक शायरी मतलब बच्चों के लिए। एक मोटिवेशन मैं कोट बताना चाहता हूँ, मैंने अपने एफबी पर भी इसको मेंशन किया है कि लोग कहते थे कि भाई हार मान ले, तो उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि अगर हार माननी होती तो खुद को इतना तकलीफ ना देते। अगर हार माननी होती तो खुद को इतना तकलीफ ना होते। आपकी बात में बहुत गहरे राज हैं। कोई एक और शायरी? जैसे एक चीज और है कि जैसे बहुत से लोग बहाने बताते रहते हैं कि ऐसे है, इसकी वजह से नहीं कर पाया या नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि जीतने के तरीके बहुत हैं, और हारने के बहाने बहुत हैं।
बहुत बड़ी लाइन आपने दोनों बहुत बहुत बड़ी लाइन बोली है शायर साहब। थैंक यू सर। कभी निकनेम आपका शायर पड़ा? जैसे मुझे तो पड़ा, मैं कॉलेज में उस वक्त पढ़ता था, इंजीनियरिंग में था, तो उस वक्त ऐसा होता ना, इवेंट होते हैं, कॉलेज इवेंट होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, शायरी वायरी करते तो फिर कॉलेज में शायर नाम से फेमस हो जाते। उस समय सर ये मतलब आपके साथ इंटरेस्ट नहीं था शायरी का, कंपटीशन की फील्ड में जब आया ना मैं सर, अच्छा तब से शायरी का शौक चढ़ गया। कोई खास रीजन? नहीं रीजन कुछ नहीं था, बस ये कि कुछ माइंड में थॉट्स आते थे, उनको मैं कन्वर्ट करता था। पहले बचपन में क्या होता था, मैं जो चीज देख लेता था, एज ए टीचर को देख लिया, मुझे टीचर बनना है। अगर मैं किसी पोइट को मैं पढ़ लिया जाता तो मतलब पोइट बनना है, साइंटिस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लिया तो मुझे साइंटिस्ट बनना है। मतलब विजन क्लियर नहीं होता क्या करना है, जो इसको मैं देख लेता मुझे यही बनना है। लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर होते चले जाती हैं। और ये सच है कि इंडियन यूथ को ये नहीं पता होता हमें अगला स्टेप क्या लेना है। उन्हें सिर्फ क्या करते हैं, एक क्राउड के साथ वो चलते रहते हैं। अगर इंजीनियरिंग का टर्म चला है तो इंजीनियरिंग के लिए सब भागेंगे, मेडिकल का है तो मेडिकल के लिए सब भागेंगे। इस तरह से चीजें बदलती रहती हैं और आपने अपने लक्ष्य पे बने रहते हुए दो सफलताएं हासिल की हैं। आपके जीवन का कोई आइडियल पर्सन जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो या जिंदगी बदलने में सहायक रहा हो? देखो, मैं ये चीज़ किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान होता है। हमारे गुरुओं का, टीचरों का, हमारे फैमिली का, भाई बहन, यहाँ की दोस्तों का भी थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर रहता है। तो मैं ये चीज़ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेहनत तो अपने हाथ में होती है, लेकिन सेक्रीफाइस सबका होता है। सबका सेक्रीफाइस, टीचर का भी होता है, फैमिली का भी होता है, तभी आप इस सफलता पर पहुँच पाते हैं। अकेले आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। क्या है कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो चीज़ें फेस करने के लिए हमें मॉक टेस्ट ही देना होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कैसे सॉल्व करना है, उससे प्रैक्टिस होती है। तो ये है कि जैसे सब्जी में नमक होता है, नमक के बिना टेस्ट नहीं होता, वैसे मॉक टेस्ट है अगर कंपटीशन निकालना है तो। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। जिस तरह से स्वाद के लिए, सब्जी में स्वाद के लिए हर एक इंग्रेडिएंट का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से मॉक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको चीजें तैयार हैं, उसके बाद भी ये सिलेक्शन रोकते हैं, तो उसका यही रीजन होता है कि आपकी स्पीड कम है, और स्पीड को मेंटेन कौन करता है? मॉक। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? सर, मैं ये मानता हूँ कि जॉब सब कुछ नहीं है। जॉब कुछ नहीं है? जॉब सब कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जॉब से आप ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। अपने फैमिली को आप अच्छे से फीड कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें उनको अच्छे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, हाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अपने लाइफ को एक्सप्लोर भी करना जरूरी है, क्योंकि हमें क्या है, सब बांध के नहीं रखना चीजों को। हाँ सर, क्या होता है कि आज के बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, जॉब पा जाते हैं, फिर एक बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। और मुझे लगता है कि अब जॉब वही 9 to 5 में भागते रहते हैं, जॉब तो मिल गई है, लेकिन अब अपने लाइफ को एक्सप्लोर भी करना है, लोगों के साथ जुड़ना है और कुछ समाज के लिए करना होता है, समाज के लिए भी करना होता है, उनसे कुछ सीखना है, काफी कुछ चीजें, क्योंकि हम अब पूरा तो सीख नहीं चुके होते हैं, हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीखते रहना चाहिए जी। और ये चीज मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ पाकर भी बहुत कुछ खोया सा लगता है। वाह ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि बहुत कुछ पाकर भी बहुत कुछ खोया सा लगता है। तो अभी भी लाइफ को एक्सप्लोर ही करना है, मेरा आगे का टारगेट है, और ईश्वर ने चाहा तो वो भी चीज़ें पूरा होंगी। बिल्कुल पूरा होंगी। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका डिटर्मिनेशन जो है ना, उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि आप किसी बड़े कामयाबी के लिए बने हो। फिर भी आप किस चीज़ पे जाना चाहोगे? सर, मैं वो चीज़ें तो आपसे अभी हिडन ही रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं करूँ लाइफ में वो सरप्राइज के तौर पे रहेगी। ठीक है। लेकिन आपका जो मोटिव है वो एक बड़े स्केल पे उतरना है, एक पब्लिक सिटी के साथ, मतलब पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए। और ठीक है, आपके विजन के लिए, आपके एम के लिए हमारी और हमारे पूरे गुरुकुल परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप शायर हैं, आपके लहजे में तहजीब भरी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओके, थैंक यू सर।